नमस्कार, आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। और शुरुआत आज की बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट। कीव में लगातार अलर्ट का सायरन बज रहा है। आज रात कीव में बड़े हमले की आशंका है। RS-26 मिसाइलों से हमला कर सकता है रूस अस्त्राखान प्रांत से हमला कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है आज यूक्रेन और रूस युद्ध से। दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट है। बहुत बड़ी खबर है, पूरे यूक्रेन में रूस हमला कर सकता है। कीव में लगातार अलर्ट का सायरन बज रहा है। जो इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है, सायरन भी आप सुन सकते हैं। आज रात कीव में बड़े हमले की आशंका है। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं आज कयामत की रात हो सकती है, कत्ल की रात हो सकती है कीव के लिए आज। तो ये सायरन सुना आपने। वैसे दुनिया के युद्ध इतिहास में पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक मिसाइल का प्रयोग यूक्रेन के खिलाफ किया गया है। इस हमले के बाद से यूरोप से लेकर अमेरिका तक स्पेशल अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि रूस का साम्राज्य विस्तार ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब यूरोप के किसी भी देश पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। देखिए कैसे पुतिन की सेना ने धरती का पहला ICBM हमला किया। यूक्रेन में कैसे बारूदी अंधड़ चला और पुतिन का अगला ऑपरेशन क्या है। रूसी जमीन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों की बरसात होते ही ये तय हो गया था कि यूक्रेन और उसके मित्र देशों ने बहुत भयंकर भूल की है और इसकी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। यूक्रेन के इस दुस्साहस के बाद पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले की तैयारी का आदेश दिया और रूस की RS-26 रूबेस मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई। रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने काउंटडाउन के साथ बटन दबाया और 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ रूबेस ने यूक्रेन की ओर उड़ान भरी। इसके बाद यूक्रेन के निप्रो शहर में बारूद का विनाशक अंधड़ चलने लगा। इसके कुछ ही सेकंड बाद यूक्रेन की धरती पर सिलसिलेवार धमाके होने लगे। सूरज उगने से पहले ही ये बम बरसे और जेट इंजन जैसी आवाज के साथ जोरदार धमाके होने लगे। रूस की एक मिसाइल में लगे मल्टीपल वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमले करने लगे। रूसी ICBM के वॉरहेड नीप्रो के बिजनेस कॉम्प्लेक्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे। रूस के हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस की मिसाइल 21 नवंबर की सुबह करीब 5:33 पर नीप्रो पहुंची। हमले के बारे में खबर लिखे जाने तक इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। रूस अब तक जिन शक्तिशाली मिसाइलों का प्रयोग वॉर ड्रिल में करता रहा है, उनमें से एक मिसाइल को युद्ध के मोर्चे पर उतार दिया गया है।
धरती पर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है। इन मिसाइलों के टेस्ट कई बार हुए हैं, लेकिन पहली बार युद्ध में आईसीबीएम से हमले किए गए हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने 20 नवंबर की रात को दावा किया था कि रूस आईसीबीएम से हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह माना जा रहा था कि रूस छोटी दूरी तक हमले करने के लिए इतनी शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस की आईसीबीएम परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन नीप्रो पर हमले के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाए गए, बल्कि टीएनटी वॉरहेड लगाकर नीप्रो पर हमले किए गए। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने आईसीबीएम हमलों की पुष्टि की है, जबकि रूस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बयान देने से रोका गया। इस निर्देश के बाद मारिया ज़खारोवा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रूस का हमला ग्लोबल सनसनी बन चुका है, क्योंकि उसने सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का प्रयोग किया है। और रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने पूर्वी रूस के अस्त्राखान मिसाइल बेस से RS-26 रूबेज मिसाइल लॉन्च की। इस मिसाइल ने 998 किलोमीटर दूर जाकर निप्रो पर मल्टीपल वॉरहेड से हमले किए। 20 नवंबर की रात को ही अस्त्राखान बेस पर मिसाइल लॉन्च की तैयारी हो गई थी। अब बताते हैं आपको कि RS-26 आईसीबीएम की खासियत क्या है। इसका कोड नेम रूबेज है। मिसाइल का वजन 40 से 50 टन तक होता है, जो उसके पेलोड पर निर्भर है। इस मिसाइल को एक से दूसरे महाद्वीप तक हमले के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में एक साथ 6 न्यूक्लियर या परंपरागत वॉरहेड लग सकते हैं, जिन्हें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि MIRV काम कैसे करता है। मिसाइल धरती के वायुमंडल से ऊपर उड़ान भरती है और जैसे ही वायुमंडल में री एंट्री करती है तो लास्ट स्टेज इंजन सेपरेट हो जाता है। इसके साथ ही MIRV वॉरहेड डिप्लॉय हो जाते हैं। ये अलग अलग टारगेट पर हमले के लिए प्रोग्राम होते हैं और एक साथ हमला करते हैं। टारगेट से 100 किलोमीटर दूर पहुंचते ही MIRV का एडवांस गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसी गाइडेंस के जरिए ये टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक करते हैं। अलग अलग टारगेट के ऊपर पहुंचते ही ये डेटोनेट होने लगते हैं और परमाणु विनाश का अंधड़ शुरू हो जाता है। रूस ने इसी मिसाइल से निप्रो पर हमले किए हैं। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि आईसीबीएम के साथ साथ रूस ने कई तरह से मिसाइलें बरसाने की तैयारी की और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर हमले किए। रूस के Tu-95MS, Tu-95 और Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग 4 से 12,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाले इन बॉम्बर्स ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए। रूस के इन बॉम्बर्स से यूक्रेन पर KH-101 मिसाइलों की बरसात की गई। इसके अलावा MiG-31K फाइटर जेट से यूक्रेन पर KH-47M2 किंजल मिसाइलें भी बरसाई गई। रिपोर्ट है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपने 30 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्बर रवाना किए। स्टॉर्म शैडो और अटैकमस मिसाइल हमलों का बदला लेने के लिए रूस ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं और इससे पूरे यूरोप में विश्व युद्ध भड़कने का डर फैल गया है। हंगरी ने अपनी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही बॉर्डर पर एयर पेट्रोलिंग तेज कर दी है। इसी हफ्ते रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए थे और रूस की एक मिसाइल हंगरी की सीमा के करीब गिरी थी।
माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूसी मिसाइलों का टारगेट पोलैंड बन सकता है, क्योंकि पोलैंड में 13 नवंबर को ही अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल बेस का उद्घाटन किया है। यूक्रेन पर हमले के कुछ ही घंटे पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़खारोवा ने कहा है कि उत्तरी पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल बेस परमाणु खतरे को बढ़ावा दे रहा है। जरूरी हुआ तो रूस इस बेस को हमले करके तबाह कर देगा। पुतिन आईसीबीएम अग्नि की शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं और आशंका है कि बहुत जल्द नेटो के साथ रूस का महासंग्राम शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं और इस वक्त गयाना की संसद को वो संबोधित कर रहे हैं। सीधे वही लिए चलते हैं। समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होगी। मेरी तब की यात्रा, उस यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है। साथियों, बहुत कम ऐसा होता है जब आप किसी दूसरे देश में जाएं और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे। पिछले 200-250 साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा। दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी। आजादी की लड़ाई में यहां भी और वहां भी कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां गांधी जी के करीबी C.F. एंड्रूज हो, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हो, सभी ने गुलामी से मुक्ति की इस लड़ाई मिलकर लड़ी और आजादी पाई। तो भारत और गयाना के संबंधों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी गयाना की संसद को संबोधित कर रहे हैं। ये 14वां मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश की संसद को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खबर जो हम लगातार जिस पर बने हुए हैं, कीव से जो आ रही है। कीव में रूस के हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। रूसी सेना बड़ा हमला कर सकती है। पश्चिमी देशों के दूतावास पर हमले की आशंका है। रूस समेत 4 देशों ने अपने दूतावास कीव में बंद कर दिए हैं, यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आज रात रूसी सेना कीव का दहन करने जा रही है। यूक्रेन की धरती पर रूस का आईसीबीएम हमला न सिर्फ कीव दहन का आरंभ है, बल्कि यूरोप में तबाही का शुरुआत भी माना जा रहा है। यूक्रेन ने ब्रिटेन की मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूसी धरती पर कई ब्लास्ट किए। इसके बाद पुतिन और उनकी सेना का सब्र जवाब दे गया। नतीजा यह हुआ कि रूस ने यूक्रेन को आईसीबीएम मिसाइलों से जलाना शुरू कर दिया है। ये तो शुरुआत भर है। रूसी सेना ने जो तैयारी की है वो इस बात का संकेत है कि पुतिन अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं। Есть ТДС пусковой установки.
यूक्रेन ने सबसे पहले रूस की धरती को अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की। इसके बाद रूस के शहरों में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बरसात की और इसी के बाद महायुद्ध का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। वहां जंग का खतरा तब बहुत बढ़ गया जब रूस ने युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम मिसाइलों से हमला कर दिया। यूक्रेन युद्ध में महाविनाश का दरवाजा उस वक्त खुल गया जब यूक्रेन ने ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस के कई शहरों में हमले किए। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी शहरों में इसी तरह से एक के बाद एक 10 धमाके किए। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो हमले में रूस के कई शहर बुरी तरह से दहल गए। यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस के मरीनो और कुर्स्क प्रांत में जाकर गिरी। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों पर हमला किया। इतना ही नहीं, कुर्स्क में यूक्रेन ने पुतिन के महल को भी टारगेट किया। यूक्रेनी हमले में रूस का अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट भी तबाह हो गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन स्टॉर्म शैडो मिसाइलें फायर की। रूस ने 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहीं। यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना आग बबूला हो गई। यूक्रेन के इसी हमले से भड़की रूसी सेना ने अब आईसीबीएम मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर रूस में अमेरिकी और नेटो के हथियारों से हमले हुए तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। रूसी सेना यूक्रेन और नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने में देर नहीं करेगी। पुतिन ने जो धमकी दी थी अब वही हो रहा है। रूस की सेना ने युद्ध के मैदान में पहली बार आईसीबीएम मिसाइल से हमला कर दिया है। युद्ध में आईसीबीएम हमला तो महज शुरुआत है। रूस के टारगेट पर पूरा यूरोप है। माना जा रहा है कि पुतिन और उनकी सेना एक साथ कई देशों पर विध्वंसक हमला करने जा रही है। और यूक्रेन में आईसीबीएम मिसाइल से हमले के बाद माना जा रहा है कि महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस ने अमेरिका और नेटो को सबक सिखाने के लिए खतरनाक प्लान बनाया है। इसके तहत सबसे पहले कीव में अमेरिका और नेटो के ठिकानों पर हमला हो सकता है। रूसी सेना ने ब्रिटेन में हमले की रणनीति तैयार की है। ब्रिटेन पर रूस इसलिए भड़का है क्योंकि यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल से ही रूसी धरती पर हमला किया है। रूसी सेना के टारगेट पर नॉर्डिक देश भी हैं, मतलब डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। रूस के रडार पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी हैं। यहां भी बड़े विस्फोट की तैयारी है। इसके अलावा रूस यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। रिपोर्ट तो यह भी है कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना जल, थल और नभ से जलजले की तैयारी कर चुकी है। आईसीबीएम से यूक्रेन दहन की शुरुआत हो चुकी है। TU बॉम्बर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं।
सबसे पहले कीव का संपूर्ण दहन किया जाएगा, फिर ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी है। रूसी सेना सबसे पहले कीव को जला सकती है। सूत्रों के मुताबिक रूस कीव में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावासों को टारगेट कर सकता है। कीव के बाद ब्रिटेन और यूरोप दहन की तैयारी है। इसके लिए रूस ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। रूस ने 7 Tu-95 और 8 Tu-160 एटमी बॉम्बर को यूरोप से लगती सीमा पर भेज दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने कई गुप्त ठिकानों पर भी परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। बॉम्बर के साथ साथ घातक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी गई है। RS-28 सरमत मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। RS-26 ICBM मिसाइल को भी हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए रूस ICBM मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन ICBM मिसाइल से हमला कर रूसी सेना ने इसका संकेत भी दे दिया है। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड है। यूरोप में मौजूद यही वो नेटो देश हैं जो रूस के टारगेट पर हैं। रूसी सेना ने इन्हीं देशों को दहलाने की तैयारी कर ली है। रूसी मीडिया में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि रूसी फौज ब्रिटेन को किन मिसाइलों से तबाह करेगी। रूस ने ब्रिटेन समेत कई देशों पर हमले से पहले खुद की सुरक्षा को चाक चौबंद कर लिया है। एटमी हमला रोकने वाले लड़ाकू विमान मॉस्को की निगरानी कर रहे हैं। रूस के बड़े नेताओं और सैन्य अफसरों को एटमी बंकर में भेज दिया गया है। रूस के हमले के बाद नेटो निश्चित तौर पर काउंटर अटैक करेगा। यही वजह है कि रूस ने अपने सुरक्षा चक्र को बेहद मजबूत कर लिया है। रूसी सेना की ये तैयारी, ये गतिविधि इस बात का संकेत है कि पुतिन ने अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छिड़ने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूस का विध्वंसक हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का संहार। 24 घंटे में यूक्रेन के 150 सैनिक खत्म। तो दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की आशंका तेज हो रही है, लेकिन रूस के एक्सपर्ट का दावा है कि अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन की जमीन से अब यूएस आर्मी के जवान रूस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। रूस की तरफ से कई सबूत भी दिए गए और इसके अलावा अमेरिकी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि अटैकएमएस से हमले की छूट ने रूस को नेटो पर हमले का अधिकार दे दिया है। अटैकएमएस को लेकर रूस का रुख इतना गंभीर क्यों है, इसके इनसाइड स्टोरी अब हम आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक दौर। इस महायुद्ध की आशंका यूक्रेन पर पहले हमले के साथ थी, शायद अब वो सच साबित होने वाली है।
क्योंकि आर पार के मूड में अमेरिका भी है और रूस भी। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार आईसीबीएम से हमला किया। पड़ोसी देश पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमले की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन रूस ने इस हमले से मौजूदा वक्त के तनाव को जाहिर किया है। आईसीबीएम का हमला नेटो के लिए चेतावनी है। आईसीबीएम का हमला परमाणु हमले की धमकी भी है। पुतिन ने जता दिया है कि अब रूसी मिसाइल नेटो के किसी भी देश को दहला सकती है। अमेरिका ने रूस की जमीन पर अटैक एमएस से हमले की छूट दी, तो वहीं रूस ने अपनी आईसीबीएम से नेटो को संदेश दे दिया। रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना की मौजूदगी के कई सबूत सामने आए हैं। अब रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी सेना के होने के सबूत दिए हैं। रूस का दावा है कि अब रूसी जमीन पर यूक्रेन नहीं, अमेरिका हमले कर रहा है। रूस का दावा है कि सिर्फ अमेरिकी मिसाइल से हमला नहीं हो रहा, बल्कि इसे चलाने वाले भी अमेरिकी सैनिक हैं। रूस के इस दावे के मुताबिक अब युद्ध रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना और रूसी फौज के बीच हो रहा है। आईसीबीएम से हमला ही नहीं, बल्कि रूस से ऐसे कई और संकेत मिले हैं, जिससे साबित हो रहा है कि रूस युद्ध में बड़े कदम उठाने जा रहा है। संकेत नंबर 1, रूस के कुछ सीनियर अफसर न्यूक्लियर बंकर में भेजे गए हैं। संकेत नंबर 2, राष्ट्रपति पुतिन पिछले 12 दिनों से सीक्रेट जगह पर हैं। संकेत नंबर 3, रूस की परमाणु नीति में अचानक बदलाव। संकेत नंबर 4, शर्मद और यार्स जैसी मिसाइलों की तैनाती। संकेत नंबर 5, हाई अलर्ट पर रूस के घातक और ताकतवर बॉम्बर्स। रूस अब नई नीति के तहत नेटो की मिसाइलों से हमले को नेटो का सीधा हमला मानेगा, लेकिन रूस के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की शुरुआत कर दी है। रूसी एक्सपर्ट्स ने दुनिया के सामने कई सबूत पेश किए हैं, आपको दिखाते हैं। और रूस के विशेषज्ञों ने सवाल उठाते हुए अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के सबूत दिए। पहला सवाल सैटेलाइट नेविगेशन डेटा को लेकर है। दावा है कि यह यूक्रेन को अमेरिका के अलावा कोई और नहीं दे सकता। इसे पहले सबूत के तौर पर पेश किया गया है। दूसरा सबूत देने के लिए सवाल उठाया गया है कि अटैक एमएस के लिए टारगेट का चुनाव और सटीक हमला यूक्रेन नहीं कर सकता। यह सिर्फ यूएस के तकनीकी विशेषज्ञों के वश की बात है। अटैक एमएस के गाइडेंस के लिए डेटा देना भी यूक्रेनी सेना की वश से बाहर है। इसके लिए पेंटागन के विशेषज्ञों की मदद जरूरी है और अटैक एमएस मिसाइल पूरी तरह से डेटा पर काम करती है। सवाल उठाया गया है कि क्या यूक्रेनी जवान डेटा लोड कर सकते हैं। दावा है कि यह यूक्रेनी सेना के वश में है ही नहीं। रूस का दावा है कि अटैक एमएस के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ यूरोप में डेटा तैयार कर रहे हैं और यूक्रेन में एक डाउनलिंक स्टेशन है जहां डेटा लिया जा रहा है। सवाल है कि क्या अमेरिकी विशेषज्ञों का मैसेज यूक्रेनी समझ सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना का यूक्रेन में होना जरूरी है। रूस के एक्सपर्ट्स का दावा है कि अटैक एमएस को लेकर यूक्रेनी सेना को कभी कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली। इस अमेरिकी मिसाइल के लिए सैटेलाइट भौगोलिक जानकारी और रूस के अहम ठिकानों की डिटेल चाहिए।
अटैक एमएस के इस्तेमाल के लिए कई तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए, इसलिए इस मिसाइल से हमला अमेरिकी सेना की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। रूसी विशेषज्ञों के साथ अमेरिकी एक्सपर्ट भी अटैक एमएस को युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन के मुताबिक बाइडेन ने अटैक एमएस से हमले की छूट देकर अमेरिका के नागरिकों को नए खतरे में डाल दिया है। अमेरिका के एक रिटायर्ड कर्नल के मुताबिक अब रूस को नेटो पर हमले का अधिकार मिल गया है। अमेरिकी कर्नल ने रूसी दावे को सच साबित करते हुए कहा है कि अटैक एमएस से हमला अमेरिकी सेना की मदद के बिना नहीं हो सकता। यूक्रेन को अमेरिकी सेना की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अटैक एमएस से हमले की तकनीक सीखना आसान नहीं है। अमेरिकी कर्नल का दावा है कि अटैक एमएस से हमला करना कुछ सैनिकों के बस की बात नहीं है। अटैक एमएस के इस्तेमाल के लिए अलग अलग चरण है, जिसके लिए अलग अलग टीम काम करती है। अलग अलग तरह के तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ही अटैक एमएस से हमला करना मुमकिन होता है। रूस में ICBM RS-26 की तैनाती के बाद से ही अमेरिका ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरकर हमले की तैयारी भी की है। B-52 बॉम्बर 32,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी रक्षा जानकारों के मुताबिक अब रूस अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। पुतिन 12 दिनों से किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं गए हैं। दावा है कि पुतिन अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पुतिन के सीक्रेट जगह पर जाने से एटमी हमले का अंदेशा बढ़ गया है। फिलहाल ICBM से हमले ने इस तनाव को और भड़का दिया है। इस हमले के बाद भी यूक्रेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला किया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका भी अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के क्रिवी में रूस की बमबारी। रूस के हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। बमबारी से 3 लोगों की मौत, 26 घायल। तो यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की आग न सिर्फ दिन ब दिन भड़क रही है, बल्कि ये फैलती भी जा रही है। कहीं से भी जंग में कोई फैसला होने या युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जंग के 33 महीने पूरे होने से ठीक पहले ऐसे हालात बने क्यों? ये महाविनाश का आगाज है या शांति स्थापना की कोशिश को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश है? अगर साजिश है तो इसके पीछे कौन है और रणनीति क्या है? जवाब जानने के लिए देखिए हमारी सबसे सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। यूक्रेन की जंग में ये वो फेज है जहां कुछ भी असंभव नहीं, यहां तक कि महाविनाशक युद्ध की कल्पना भी बेमानी नहीं। रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल होना कोई आम बात नहीं है। ये दुनिया के लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि रूस की जवाबी तैयारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, एक ऐसे असर के रूप में जिसमें सिर्फ बारूदी तबाही दिखती है। यूक्रेन का बारूदी एक्शन, रूस तैयार, बढ़ी टेंशन।
यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूरोप और नेटो ने अब तक सिर्फ जंग भड़काने वाली भूमिका निभाई है और ये भूमिका धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि रूस से दुश्मनी और युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। जंग में कौन कितना ताकतवर है, इसकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और समय आ चुका है इस जंग के निर्णय का। लेकिन क्या ये जंग विनाश के साथ ही समाप्त होगी या फिर जंग का अंत किसी और तरह से होगा? सवाल इसलिए उठने जरूरी हैं क्योंकि हाल ही में बदलाव की एक तस्वीर बनी है, लेकिन मुमकिन है कि इसी तस्वीर ने रूस के खिलाफ विनाशकारी हमलों की बुनियाद रखी हो और इसमें हमला करने या हमले के लिए उकसाने वाले अपना हित देख रहे। रूस यूक्रेन की जंग के इस फेज में यह तथ्य सबसे अहम है और अहम इसलिए है क्योंकि जंग ने उस समय नया मोड़ लिया है जब से अमेरिकी प्रशासन में बदलाव पर मुहर लगी है। यानी जो बाइडेन की हार और ट्रंप की जीत ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो महाविनाश की तरफ बढ़ रहे युद्ध से दुनिया को छुटकारा दिला सकते हैं। खबर यह है कि ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही युद्ध समाप्ति के लिए कीव के लिए सरेंडर प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत पुतिन से युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प खबर यह है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध विराम की अपनी शर्तों को ट्रंप को गोपनीय रूप से बता दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की इन शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं, इस पर विचार होना अभी बाकी है। आप जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं। युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने से पहले ही ब्लूप्रिंट बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध विराम के लिए पहल हो चुकी है तो फिर यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्यों बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाने की अनुमति दी? और क्यों रूस ने इस युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया? दरअसल युद्ध में कौन कितना ताकतवर है इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। एक तरफ यूक्रेन तबाह हो चुका है, दूसरी तरफ रूस को भी भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं तीसरी तरफ यूक्रेन के मददगारों के सामने भी फंडिंग की समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे ना तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में आए और ना ही कई यूरोपियन और नेटो देशों के पक्ष में आए। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही युद्ध की दशा इतनी बिगाड़ दी जाए कि वॉर इमरजेंसी घोषित करके सत्ता परिवर्तन न हो पाए। और हो भी तो ट्रंप प्रशासन युद्ध को लेकर किसी फैसले के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव न बना सके। और इस स्थिति में 20 जनवरी के बाद भी अमेरिका के लिए यूक्रेन को मदद देना मजबूरी बन जाएगी। नेटो में रहना और फंडिंग करना भी अमेरिका के लिए मजबूरी बन जाएगा। यूक्रेन की सीमा से रूस की फोर्स को हटाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और रूस को लेकर अमेरिका अपनी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं ला पाएगा। लेकिन यह जानना भी यहां जरूरी है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा का कोई रास्ता बन रहा है तो उसकी शर्त क्या है और इन शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की के सामने क्या परिस्थिति बनेगी? इस प्रश्न का जवाब आपको चौंका सकता है और मुमकिन है कि ट्रंप इन शर्तों पर राजी भी हो जाएं। खबर यह है कि पुतिन युद्ध विराम के लिए क्षेत्रीय रियायत नहीं देना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन को नेटो की सदस्यता की महत्वाकांक्षा भी छोड़नी होगी। इसके अलावा जंग की जड़ यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया जाए, यानी जिन क्षेत्रों पर रूस का कब्जा है वो उसके ही रहेंगे। खासतौर पर क्रीमिया से लेकर डॉनबास रीजन पर रूस का आधिपत्य होगा और बाकी बचे हिस्से में भी कभी नेटो की सेना रूस के सामने ना हो, इसलिए रूस के प्रस्ताव में इंटरफैक्स यूक्रेन समेत 3 भागों में बंटवारे के बिंदु।
हालांकि इस पर फैसला या कोई पहल तभी हो सकती है जब ट्रंप सत्ता में हो और उनके सत्ता संभालने में अभी युद्ध के लिहाज से लंबा समय बाकी है। इसलिए युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल गई है। दावा है कि ट्रंप को भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस के वर्तमान प्रेसिडेंट बाइडेन को भी है और वो इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कोशिश हो रही है कि बाइडेन के कुर्सी छोड़ने से पहले इस युद्ध को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाए जहां से कदम पीछे खींचने का कोई विकल्प ही ना हो और ट्रंप को भी इस युद्ध में मदद देनी पड़े। इसलिए रूस युद्ध के उस चरण में पहुंच गया है जहां महाविनाश की कल्पना की जा सकती है और इसका प्रमाण है रूस के यूक्रेन के खिलाफ जारी भीषण हमले, जिसका जवाब देना भी यूक्रेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर खार्किव के सीमावर्ती क्षेत्र में यूक्रेनी सेना हमले के लिए पहुंची तो थी, लेकिन रूस ने इस हमले को विफल कर दिया। जंग आमने सामने की शुरू हो गई। ऐसी ही तस्वीर बनी ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र के नीपर में, जिसके पास छिपे यूक्रेनी लड़ाकों पर एक्शन हुआ और रूसी पैराट्रूपर्स ने मोर्टार दागकर जमीनी लड़ाई तेज कर दी। ऐसे ही एक्शन रूस के फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन्स ने कुर्स्क क्षेत्र में किया, जहां बारूदी बवंडर खड़ा हो गया। इस कार्रवाई का असर यह हुआ कि रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए। वहीं कुछ क्षेत्रों पर कब्जे की कार्रवाई में भी तेजी आई, जिसमें इलिंका भी शामिल है। दावे के तहत रूस ने इस विशेष सैन्य कार्रवाई में 648 हेलीकॉप्टर, 36,400 ड्रोन, 586 एयर डिफेंस, 19,397 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, 1,490 MLRS, 18,248 आर्टिलरी और 28,541 दूसरे वेपन्स नष्ट कर दिए। हालांकि रूस की इस कार्रवाई के पीछे एक कारण यह भी है कि पुतिन को अपनी मांगे पूरी होने का विश्वास अब भी नहीं है। रूस के थिंक टैंक्स युद्ध विराम के प्लान से ज्यादा उस परिस्थिति से निपटने के लिए काम कर रहे हैं जिसमें ट्रंप के कार्यकाल में युद्ध किसी भी दिशा में जाने की कल्पना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अटैक एमएस से हमले की छूट मिल चुकी है। यूक्रेन के लिए अब रूसी जमीन पर हमले की पाबंदियों को बड़े पैमाने पर खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन की जमीन पर नेटो के ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जो रूस के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान भी किया जा सकता है। ICBM से हमले के बाद अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें दे सकता है और अपने सहयोगियों से दिलवा सकता है। अगर ऐसे तमाम हथियारों से रूस के भीतर हमला हुआ तो नुकसान बड़ा होना तय है। अटैक एमएस तो शुरुआत है। अभी यूक्रेन की जमीन पर कई ऐसे विदेशी हथियार हैं जो रूस की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमेरिका से अटैक एमएस से हमले की छूट के बाद जेलेंस्की की उम्मीदें बढ़ गई हैं और रूस के कमांडर्स की फिक्र में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि रूसी जमीन पर अमेरिका और नेटो देशों के ऐसे हथियार मौजूद हैं जो रूस की सीमा के भीतर बड़ी तबाही ला सकते हैं। यूक्रेन की जमीन पर टॉरस मिसाइलें पहुंचने वाली हैं, जिससे रूस में भीषण हमले हो सकते हैं, जबकि वैम्पायर यूक्रेन में पहले से मौजूद है। टॉरस मिसाइल आते ही रूस का एक बहुत बड़ा इलाका खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जर्मनी की टॉरस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इसकी रेंज अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से बहुत अधिक है। लॉन्ग रेंज की यह मिसाइल बड़ी तबाही ला सकती है।
वैम्पायर एक एयर डिफेंस है, लेकिन इसकी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। सीमा पर तैनात वैम्पायर रूस के भीतर उड़ रहे विमानों को गिरा सकता है। यूक्रेन मिसाइलों का इस्तेमाल जमीन हमले के लिए भी कर सकता है। यूक्रेन में पैट्रियट और सैम-T जैसे एयर डिफेंस भी मौजूद हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के भीतर ही ऑपरेट किए जा रहे हैं। अमेरिका से इन मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर भी छूट मिल सकती है। रूस के तेवर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार की रात को यूक्रेन पर मिसाइलों से बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका और नेटो से बदला लेने के लिए नेटो देशों की एम्बेसीज को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने कीव में मौजूद एम्बेसी को बंद कर दिया है। इटली, स्पेन और ग्रीस ने भी एम्बेसी को बंद कर दिया है। कीव में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। यूक्रेन में आईसीबीएम अटैक के बाद अमेरिका के पास यूक्रेन को और अधिक छूट और हथियार देने का मौका है। यूक्रेन ने नेटो से टॉमाहॉक मिसाइलों की मांग की है। ये मिसाइलें 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल 450 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के उन एयरबेस को खत्म करना चाहता है जहां रूसी बॉम्बर्स तैनात हैं। ये तो यूक्रेन की मांग है, लेकिन फिलहाल स्वीडन से यूक्रेन को MIM-23 हॉक मिसाइलों की सप्लाई होने वाली है। ये जमीन से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं और इससे यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत होगा। इसकी रेंज 45 से 50 किलोमीटर है, लेकिन रफ्तार बेहद तेज है। ये रफ्तार 2950 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला करने वाली मिसाइलें हैं। सॉलिड फ्यूल इंजन वाली मिसाइलों से एयरक्राफ्ट और दूसरी मिसाइलों को गिराया जा सकता है। बीस नवंबर को जर्मन सरकार ने यूक्रेन के लिए एक नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। जर्मनी से यूक्रेन को मार्डर आर्मर्ड व्हीकल, TRML-4D रडार स्टेशन के साथ हॉवित्जर और गोला बारूद मिलने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन को $275 मिलियन का नया सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। पैकेज में हाइमर्स राउंड, तोप के लिए गोला बारूद, ड्रोन, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्पेयर पार्ट्स और दूसरे तकनीकी उपकरण शामिल हैं। यूक्रेन खुद अगले साल 30,000 अटैक ड्रोन और 3,000 क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में रूस पर और घातक हमले होने तय माने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के साथ सामरिक रिश्ते बहुत ऊंचाई तक ले गए। किम जोंग ने अपनी सेना भी कुछ जंग में उतार दी है। अब एक बार फिर पुतिन ने अपनी मित्रता का भाव जताने के लिए किम को तोहफे भेजे। देखिए पुतिन ने तोहफे में क्या दिया। पुतिन और किम जोंग की दोस्ती युद्ध के संकट काल में बनी और 2 साल के भीतर भीतर गहरी होती गई। दोनों के बीच मजबूत रिश्तों की वजह से ही किम जोंग ने कुर्स्क की जंग में अपनी सेना उतार दी। रूस के राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया के लिए सद्भावना और किम के साथ अपना मित्रता भाव दुनिया को दिखाने के लिए फिर से प्योंगयांग को तोहफे भेजे हैं। मॉस्को से प्योंगयांग के चिड़ियाघर को तोहफे के तौर पर
जानवर भेजे गए हैं। 20 नवंबर को मॉस्को से 70 जानवर प्योंगयांग भेजे गए। रूस के प्राकृतिक संसाधन मंत्री विमान से जानवरों के साथ प्योंगयांग रवाना हुए। इनमें एक अफ्रीकन लॉयन है। इसके साथ ही 2 ब्राउन बेयर भी प्योंगयांग सेंट्रल जू को दिए गए हैं। रूस ने संदेश भेजा है कि ये कोरियन जनता के लिए पुतिन का तोहफा है। अक्टूबर में ही किम ने अपने 11,000 जवान जंग लड़ने के लिए मॉस्को भेजे और इसके बाद पुतिन ने यह डिप्लोमेटिक फैसला लिया। इससे पहले जब किम जोंग रूस के 4 दिन के दौरे पर आए थे तब पुतिन ने उन्हें कई खास तोहफे दिए थे। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को हेवी आर्मर्ड ऑरस सेनात लिमोजीन तोहफे में दी थी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया दौरे पर गए पुतिन को इसी लिमोजीन में किम ने सैर भी कराई थी। और आज हमने आपसे जो 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर उनके बारे में क्या कहता है। क्या बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा? 35% यस, 65% नो। क्या अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा? 5% यस, 95% नो। क्या LIC हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगी? 25% यस, 75% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.